पिताजी पिताजी देखिए तो कितनी मज़ेदार बात है। बाहर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली है। उठिए ना। बच्चों के शोरगुल ने राजीव शाह को हड़बड़ा कर जगा दिया। प्रातःकाल की गहरी नींद से उठा था, सो कविता और प्रमोद की उत्तेजना भाप नहीं पाया। पिताजी, हम नीचे जाकर बर्फ से खेले? कविता ने पूछा। बर्फ? और वह भी मुंबई में? असंभव। वह फौरन उठा और खिड़की से झांकने लगा। अविश्वास से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ, बर्फ पड़ी थी। बाहर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी थी। कमरे में भी ज़बरदस्त ठंड महसूस कर रहा था। बच्चों ने तो 2-2 स्वेटर चढ़ा लिए थे। इससे ज़्यादा गर्म कपड़े उनके पास थे ही नहीं। वैसे भी बम्बई वालों को गर्म कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पिछले साल जब ऊटी में उन्होंने गर्म कपड़े खरीदे थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, नीचे मत जाओ, राजीव ने ठंड से कांपते हुए उत्तर दिया। फिर कसकर चादर लपेटते हुए बोला, हम छत पर चलते हैं, लेकिन पहले तुम जूते जुराबे पहन लो। बच्चों के निकल भागते ही राजीव ने भी मोटी चादर ओढ़ ली। बर्फ की तरह ठंडे कमरे में वह बिजली या कोयले की सिगड़ी की कमी बार बार महसूस कर रहा था। पिछले सप्ताह से मुंबई के बदले तापमान की पराकाष्ठा यह हिमपात था। मुंबई वाले तो अगर जनवरी में कभी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो शीतलहर आ गई ऐसा मानते हैं। कल दिन में ही तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जो रात को 0 तक पहुंच गया था। ऐसी शीतलहर इससे पहले कभी नहीं आई थी। मौसम विभाग ने भी कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में मुंबई वालों का क्या होगा? बिल्डिंग में वे सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते थे, इसलिए छत का कब्जा उन्हीं के पास था। ऊपर आखिरी सीढ़ी पर खड़े प्रमोद ने कहा, आई ना पिताजी। हाँ, आ रहा हूँ, पर जरा संभल के जाना, फिसल पड़ोगे, राजीव ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। उफ, छत पर कितनी ठंड होगी। छत पर पहुंचकर उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। यकीन नहीं हो रहा था कि यह मुंबई है। लग रहा था जैसे क्रिसमस के बधाई कार्ड में यूरोप के किसी कस्बे का कोई दृश्य हो। हिंदू कॉलोनी के पेड़ बिल्कुल सफ़ेद नजर आ रहे थे। फुटपाथ तो सफ़ेद चादर से ढक गया था। गाड़ियों वगैरह के आने जाने से सफ़ेद काले रंग का कीचड़ जरूर हो गया था। दादर के रेल मार्ग भी बिल्कुल शांत था। वैसे भी जरा जरा सी बात पर सेंट्रल रेलवे बंद हो जाता है। फिर आज की तो बात ही और है, राजीव बड़बड़ाया। वेस्टर्न रेलवे का क्या हुआ होगा? तभी उसके विचारों के मध्य ही एक लोकल ट्रेन माहिम की तरफ बढ़ गई। किंतु राजीव का विचार चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा था। क्या मुंबई में बर्फ पड़ेगी? यह शर्त वह हार गया था, क्योंकि उसने कहा था ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन विश्वास के साथ वसंत ने उससे कहा था, आने वाले 10 सालों में ऐसा जरूर होगा, और यह 5 साल के अंदर ही हो गया था। भारत के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर वसंत चिटनिस उन दिनों अमेरिका गए थे। उनके सम्मान में भारतीय राजदूतों ने एक दावत दी थी। वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड तथा वर्जीनिया के कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के प्रचार के लिए भारतीय समाचार पत्रों तथा समाचार संस्थानों के चुनिंदा पत्रकारों को भी बुलाया गया था। उनमें राजीव शामिल था। उसी पार्टी में उसकी मुलाकात वसंत चिटनिस से हुई थी। वैज्ञानिक और राजनीतिक गपशप के दौरान वसंत चिटनिस बिल्कुल शांत थे। शायद उन हल्की फुल्की बातों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी एक पत्रकार ने आकर टेलीप्रिंटर पर आया संदेश पढ़ लिया। वेसुयस ज्वालामुखी फिर भभक उठा है। बाप रे, पिछले 3 महीनों में यह चौथा ज्वालामुखी फटा है। धरती माँ के कोख में यह कैसी उथल पुथल? राजीव ने वसंत से कहा। धरती की कोख में क्या हो रहा है यह सोचने की बजाय उसकी पीठ पर क्या होने वाला है यह सोचिए। वसंत एकदम बोल पड़े थे। राजीव ने कहा, क्या मतलब? साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं वसंत? मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पूछा। वसंत जी ने नपे तुले शब्दों में कहा, ज्वालामुखी बहुत कुछ उगलता है। कुछ पदार्थ जमीन पर गिरते हैं और कुछ वायुमंडल में मिल जाते हैं। वायुमंडल में फैले इन पदार्थों के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। मुझे तो लगता है कि अगर
हम उस सीमा को पार नहीं कर चुके तो उसके पास जरूर पहुंच गए होंगे। लेकिन प्राकृतिक असंतुलन किस प्रकार का होगा, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अपनी कलम उठाते हुए अमेरिकी पत्रकार ने पूछ लिया कि शायद कोई बढ़िया समाचार इससे मिल जाए। यदि मैं कहूं कि आपको अपनी राजधानी वॉशिंगटन की बजाय होनोलुलु बनानी पड़ेगी, तो वसंत ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया। उस अमेरिकी पत्रकार ने डॉक्टर वसंत से प्रश्न किया, लेकिन ऐसा किस वजह से होगा? इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर एक लघु हिम प्रलय होने वाला है और तुम्हारे वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, इन शहरों का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। आप पत्रकारों को पहेलियां बुझाने वाली भाषा पसंद नहीं आती, इसलिए आपको जरा स्पष्ट शब्दों में मैंने बता दिया, वसंत ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि वसंत इस पर खुलकर बात करता, स्टेट डिपार्टमेंट के एक अति विशिष्ट व्यक्ति का आगमन हुआ। अब चर्चा सामान्य बातों पर आकर टिक जाएगी, लेकिन राजीव इस विषय में वसंत को टटोलना चाहता था। अवसर मिलते ही एक तरह से उसने वसंत को दर्द पहुंचा और सीधा मुख्य मुद्दे पर आ गया। आप तो अपनी हर बात साबित करते हैं, किंतु मुझे लगता है कि हिमयुग की बात अभी काफी दूर की बात है। मैं आपके क्षेत्र में नहीं हूं, लेकिन मैं सोचता था कि हिमयुग तो अभी हजारों वर्ष दूर है। यह सोचना गलत है, पापड़ खाते खाते डॉक्टर वसंत ने कहा। मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। इन दिनों हालात बहुत नाजुक है। वायुमंडल का संतुलन निरंतर बिगड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हिमयुग के लिए 10 साल भी बहुत है। घबराइए नहीं शाह साहब, आपकी मुंबई सुरक्षित रहेगी, क्योंकि भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, ऐसा लगता है। अगर स्कूल में सीखे भूगोल को मैं पूरी तरह भूला नहीं हूँ, तो मुंबई का अक्षांश 19 डिग्री उत्तर है, जो आपके द्वारा बताई गई सीमा के काफी करीब है। इसीलिए हम मुंबई को शीत लहर और हिमपात का भी सामना करना पड़ेगा, हंसकर डॉक्टर वसंत ने कहा। हमारा संकट थोड़े में ही टल जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? अगले 10 वर्षों में मुंबई में स्नोफॉल होगा? असंभव। राजीव ने अपनी जेब से $10 का नोट निकाला और डॉक्टर वसंत से कहा, आप 10 सेंट ही निकालिए। यदि हिमपात हुआ तो $10 आपके, और अगर नहीं हुआ तो 10 सेंट मेरे। आप बड़ी दरियादिली दिखा रहे हैं राजीव जी। जनाब, अपने डॉलर अपने पास ही रखिए। अटल बातों पर मैं शर्त नहीं लगाता। 10 वर्षों में हिमपात हुआ तो अपनी शर्त हार जाने की सूचना देना। यह कार्ड लौटाकर, और यह मेरा कार्ड रहा। इस पर मैं आज की तारीख लिख देता हूँ। अपना कार्ड निकालते हुए डॉक्टर वसंत ने कहा, शाह साहब, आप भी अपना कार्ड दीजिए, ताकि यदि मुंबई में हिमपात नहीं हुआ तो मैं अपनी गलती मान लेने की सूचना आपको दे सकूं। कार्ड का आदान प्रदान हुआ। मेजबान महिला ने घोषणा कर दी कि आइए, इन स्वादिष्ट चीजों का आनंद लीजिए। काफी बड़े आकार का बर्फीला केक सामने आ गया। डॉक्टर वसंत और राजीव ने पढ़ा कि मेनू कार्ड में उसका नाम द आर्कटिक सरप्राइज ऐसा लिखा था। असल सरप्राइज तो अगले 10 वर्षों में आने वाला है, डॉक्टर वसंत ने कहा। बस इतना जरूर है कि वह सरप्राइज इतना सुखद नहीं होगा। कविता ने पिताजी की ओर बर्फ का गोला फेंका। राजीव को गोला लगा। वह चौंक उठा और उसका विचार चक्र रुक गया। वह शर्त हार चुका था। डॉक्टर चिटनीस को कार्ड भेजकर सूचना देनी चाहिए। वह सीढ़ियां उतर आया, लेकिन जब उसने मेज की दराज से डॉक्टर चिटनीस का कार्ड निकाला तो उस पर लिखे फोन नंबर से उसे और भी बढ़िया बात सूझी। शर्त के अनुसार वह कार्ड को तो भेजेगा ही, लेकिन अभी उनसे फोन पर बात भी कर ली जाए तो कैसा रहे। उसने नंबर डायल किया। डॉक्टर वसंत चिटनीस। उधर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देते ही उसने कहा, जी हाँ, मैं वसंत बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं राजीव शाह। आपको याद है हमारी शर्त? मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। शर्त तो आप हार गए। राजीव सोच रहा था कि इस समय डॉक्टर चिटनीस जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। जी हाँ, लेकिन मैं आज आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मुझे आधा घंटा दे सकेंगे? किस लिए?
मैं उस वैज्ञानिक सिद्धांत को समझना और छापना चाहता हूँ जिनके आधार पर आपने इतनी निश्चित भविष्यवाणी की थी। थोड़ा हंसते हुए डॉक्टर चिटनिस ने कहा, आपकी तो रग रग में पत्रकारिता भरी है, किंतु मेरे विचारों को प्रचारित करने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी आपको आज सुबह 11 बजे समय हो तो इंस्टीट्यूट में आ जाइए, आपका स्वागत है। और राजीव जाने की तैयारी करने लगा। दाढ़ी बनाते बनाते उसने रेडियो चला दिया। एक विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित हो रहा था। पूरे भारत में मौसम की वजह से भारी कोहराम मचा है। स्थिति बहुत बिकट होती जा रही है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से लेकर सह्याद्री तक समूचे देश में बहुत भारी हिमपात हुआ है। मृत लोगों और पशुओं की कोई निश्चित संख्या बताना असंभव है। प्रवासी पक्षियों को भी शीतलहर की कोई पूर्वकल्पना नहीं थी, इसलिए उनके सैकड़ों झुंड जगह जगह मृत पाए गए हैं। फसलों की भी असीमित हानि हुई है। सड़कें और रेल मार्ग रुके पड़े हैं। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हवाई सर्वेक्षण किए हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष राहत कोष हिम आपदाग्रस्त लोगों को खोल दिया है। सभी से अनुरोध है कि इस राहत कोष में दिल खोलकर दान करें। राजीव ने दूसरा स्टेशन लगाकर देखा। वहां भी स्पेशल बुलेटिन चल रहा था। कविता ने आवाज दी, पिताजी आकर देखिए ना, टीवी पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। दूरदर्शन पर भी विशेष बुलेटिन चल रहा था। हिमाच्छादित उत्तर भारत के दृश्य दिखाई दे रहे थे। ऐसे में कम से कम टेक्नोलॉजी तो सूचना इकट्ठी करने और उसे प्रसारित करने में सफल रही है। उन दृश्यों को देखकर डॉक्टर जिवागो फिल्म में दिखाए गए हिमाच्छादित रूस के दृश्य याद हो गए। दूरदर्शन ने विभिन्न शहरों के वर्तमान तापमान की जानकारी भी दी थी। श्रीनगर -20 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ -15 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली -12, बनारस -10, कलकत्ता -3 डिग्री सेल्सियस। केवल मुंबई के दक्षिण में ठंड की तीव्रता कम थी। उनकी तुलना में मद्रास 5 डिग्री सेल्सियस और त्रिवेंद्रम 7 डिग्री सेल्सियस के तापमान मन को गर्माहट दे रहे थे। इतने में एक विशेष खबर आई। राष्ट्रपति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में मुंबई को भारत की अस्थायी राजधानी बनाए जाने पर विचार विमर्श होगा। आपको अपनी राजधानी वाशिंगटन की बजाय होनोलुलु बनानी पड़ेगी। डॉक्टर वसंत चिटनिस की यह भविष्यवाणी राजीव को याद आ गई। भारत में यह दुर्दशा है तो यूरोप और रशिया का क्या हाल हुआ होगा। स्थिति जानने के लिए राजीव ने BBC वर्ल्ड सर्विस का स्टेशन लगाया। पता लगा कि दुनिया में अनेक स्थानों पर शीतलहर का भारी प्रकोप जारी है। तापमान भी सामान्य से 20 डिग्री से 30 डिग्री तक कम था, किंतु कनाडा, रशिया ऐसे देशों में जो ठंड के अभ्यस्त थे, जनजीवन में भारत जितनी गड़बड़ी नहीं हुई थी। तभी राजीव को अपनी मुलाकात की याद हो गई और उसने घड़ी देखी। 9:05 हो गए थे। सूरज निकला हुआ था, लेकिन वह किसी ग्रह या चांद की तरह पीला नजर आ रहा था। कविता और प्रमोद को उम्मीद थी कि स्कूल आज बंद ही रहेंगे। वे आराम से बैठे टीवी देख रहे थे। वे आज निश्चिंत थे कि होमवर्क और बाकी सारे काम समय से निपटाने के लिए बार बार अब कहने वाली उनकी माँ अपनी एक परिचिता की बेटी की शादी में पूना गई हुई थी। जल्दी से नाश्ता करके राजीव ने गैरेज से अपनी गाड़ी निकाली। ठंड के मारे गाड़ी के इंजन ने भी चलने में पहले तो काफ़ी आनाकानी की। बाद में कार स्टार्ट हो गई, लेकिन असल मुसीबत तो सड़क पर आई। राजीव ने महसूस किया कि बर्फ पर गाड़ी इधर उधर फिसल रही थी। चूंकि राजीव ऐसे वातावरण में विदेशों में गाड़ी चला चुका था, इसलिए वह कार को नियंत्रित कर सका। अंबेडकर रोड पर कई गाड़ियां और बसें फिसलन के कारण एक दूसरे से टकराकर बंद पड़ी थी। हम भारतीय चालकों की कुशलता, गति और ब्रेकों के इस्तेमाल तक ही सीमित रहेगी। इन चालकों ने सावधानी से काम लिया होता तो यह हाल न होता। कीचड़ और बिखरी पड़ी बर्फ के बीच ध्यान से मारुति चलाते हुए राजीव ने अपने आप से कहा। उसने महसूस किया कि कुलाबा पहुंचने में आज आधे पौने घंटे से कई ज्यादा समय लगने वाला है।
आइए पत्रकार साहब, बड़ी देर कर दी, या रास्ते में किसी और से भेंट वार्ता करने रुके थे? वसंत ने उसका स्वागत करते हुए कहा। माफ कीजिए प्रोफेसर चिटनिस, दरअसल मैं खुद गाड़ी चला रहा था। मुंबई में ट्रैफिक की इतनी हालत खराब हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगा था। मैं पैदल आता तो शायद जल्दी पहुंच जाता। राजीव एक कुर्सी पर बैठ गया। ठीक उसके सामने वाली कुर्सी पर वसंत बैठ गए। सबसे पहले आप मेरी बधाई स्वीकार कर लीजिए। आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। शर्त तो आप जीत गए, लेकिन हम पत्रकार और कुछ हो न हो जिज्ञासु बहुत होते हैं। अब बताइए कि आपने इतनी सही भविष्यवाणी कैसे की, और हाँ, ऐसा क्यों कह रहे थे कि विचारों को प्रसारित करने के कोई फायदा नहीं होगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर इस फाइल में हैं। वसंत चिटनिस ने राजीव के सामने एक फाइल रखते हुए कहा। उस फाइल में वैज्ञानिक निबंध थे। कुछ दुनिया की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे, कुछ केवल टाइप किए हुए थे और कुछ हाथ से लिखे हुए भी थे। राजीव को आम आदमी होने की वजह से उन कागजों से कुछ खास समझ नहीं आया, सिवाय कुछ प्रकाशित लेखों के शीर्षकों के। मैंने जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हिमयुग की भविष्यवाणी की थी, वे सारे सिद्धांत इन लेखों में हैं। और यदि आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि प्रकाशित लेखों की तुलना में अप्रकाशित लेखों में सबसे अधिक जानकारी है, डॉक्टर वसंत ने कहा। ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों की तथाकथित वस्तुपरकता, अभिजात समीक्षा पद्धति और न्याय बुद्धि इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है, जिन पर हम वैज्ञानिक बड़ा गर्व महसूस करते हैं। डॉक्टर वसंत के चेहरे पर व्यंग और नैराश्य का भाव था। बाद में जैसे ही उसने फिर से कहना शुरू किया, चेहरा पुनः भाव शून्य हो गया। आप सोचते होंगे कि हम लोग स्थितप्रज्ञों जैसा व्यवहार करते हैं। हम आपसी अदावत से परे होंगे और ज्ञानार्जन को ही अपना लक्ष्य मानते होंगे, लेकिन सब दिखावा है। हम भी आप ही के जैसे मनुष्य हैं। आपके गुणदोष हम में भी हैं। यदि कोई निबंध या नया शोध कार्य प्रकाशन संस्थाओं को पसंद ना आए तो वे पूरा प्रयत्न करते हैं कि वह प्रकाशित ही ना हो। मेरे प्रकाशित लेख ऐसी वैज्ञानिक परीक्षाओं में सफल हो गए, लेकिन बाकी लेखों पर किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि उनमें दिए गए निष्कर्ष प्रचलित विचारधाराओं के प्रतिकूल थे। क्षमा कीजिए प्रोफेसर चिटनिस, मुझे वसंत ही कहो, प्रोफेसर ने टोका। थैंक यू वसंत। जो कुछ आप कह रहे हैं वह सब कोपरनिकस और गैलीलियो के समय की याद दिलाता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो उन दिनों प्रकाशकों ने कोपरनिकस की एक पुस्तक की भूमिका को बदल डाला था ताकि धर्म के ठेकेदार पुस्तक का विरोध न करें। राजीव ने बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। वसंत ने जवाब देने से पहले अपने विचारों को क्रमबद्ध किया। उन दिनों धर्म के ठेकेदार थे और अब विज्ञान के ठेकेदारों ने उनकी जगह ले ली है। ये ऊंचे पदों पर बैठे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक वही तय करते हैं कि क्या छपना चाहिए, क्या विज्ञान है और किसे छपने के बजाय अंधेरे में ही होना चाहिए। 5 सदियों पहले के धर्म के ठेकेदारों की भूमिका अब ये आधुनिक वैज्ञानिक निभा रहे हैं। अगर मैं बहुत कड़वा बोल गया हूं तो मुझे क्षमा करिएगा। वसंत, यह आपका अनुभव बोल रहा है, किंतु प्रचलित विचारधाराओं की एक यह मान्यता रही है कि हजारों अधकचरी कल्पनाओं में कहीं कोई एकाध ही सही साबित होती है, बाकी सारी अधकचरी कल्पनाओं में कोई दम नहीं होता। किसी एक अनुसंधान की सत्यता या असत्यता परखने के लिए किसके पास समय है? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। राजीव ने अपनी बात स्पष्ट की। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत हमेशा सबूतों और प्रमाणों के सहित पेश किए जाते हैं। इसके बावजूद उनकी ओर ध्यान न देना कहाँ तक उचित है? निस्संदेह सैकड़ों बेकार और अधकचरी कल्पनाओं में से एक सुदृढ़ विचार को पहचानना बहुत कठिन होता है, विशेष रूप से उस स्थिति में तो जरूर जब वैज्ञानिक ने संबंध क्षेत्र में कुछ कर दिखाया हो। लेकिन जाने दीजिए इन बातों को, मैं अपने सिद्धांत की बात करता हूँ। हाँ वसंत, आपका सिद्धांत और उसकी भविष्यवाणी क्या है? प्रमुख मुद्दे पर लौटते हुए राजीव ने कहा। वसंत ने एक नक्शा खोलकर सामने टेबल पर फैला दिया। यहाँ देखिए, हमारी भूमि को देखेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा भूमि है और 2/3 हिस्से पर समुद्र का पानी है। समुद्र हमारे वातावरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म हवाएं ऊपर उठती है और पृथ्वी के वातावरण में मिलकर फैल जाती है।
उसके बाद ये नीचे धरातल पर आती है, ठीक। और इसी वजह से पृथ्वी का वातावरण गर्म रहता है। हाँ, यह बात स्कूली किताबों में भी होती है, राजीव ने कहा। लेकिन यह मानना कि समुद्र गर्म है और हमेशा गर्म रहेगा, कहाँ तक उचित होगा? कुछ साल पहले समुद्र तापमान की मैंने गहराई तक जांच की थी और परिणाम देखकर काफी अचरज में पड़ गया था। सामान्यतः समुद्र में ठंडा पानी नीचे और गर्म पानी ऊपर होता है। समुद्र में गर्म पानी की परतें, जिनसे पृथ्वी को उष्णता मिलती है, वो बहुत पतली हो गई है। लेकिन यकीन मानिए, इससे पहले मुझे भी कोई कल्पना नहीं थी। समुद्र की निचली परतें जमाव बिंदु आइस पॉइंट तक ठंडी होती है। ये ऊपर की परतें दिनों दिन पतली होती जा रही है। क्या सूर्य पानी गर्म नहीं कर सकता? राजीव ने पूछा। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से इतना सक्षम नहीं है कि समुद्र के पानी को गर्म करे। गर्मियों में ध्रुवीय प्रदेशों में उसका प्रकाश तीव्र होने के बावजूद भी वह बर्फ को पिघला नहीं सकता, बल्कि बर्फ पर उसका प्रकाश परावर्तित हो जाता है और वह अंदर तक नहीं आ पाता। लेकिन परोक्ष रूप से वह कैसे काम करता है, मैं एक प्रयोग के द्वारा आपको बताता हूँ। आइए लेबोरेटरी में चलते हैं। वसंत उठा और आगे आगे चलता हुआ राजीव के साथ लेबोरेटरी में घुस गया। वहाँ टेबल पर कांच का एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था। प्रयोग को प्रारंभ करते हुए वसंत ने कहा, इस बर्तन के अंदर जो हवा है वह नमी वाली हवा है, उसमें पानी की भाप है। इस हवा को मैं धीरे धीरे ठंडा करूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी सावधानी बरतने पर तापमान 0 सेल्सियस से कम होने पर भी हवा में मौजूद पानी बर्फ का रूप नहीं लेगा।